तो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। तो आज इस पर नज़र मारते हैं कि क्या स्क्वाड में जो डिसीजंस हुए हैं वो सही हुए हैं, क्या गलत हुए हैं। वैसे अगर बात करें तो कुछ डिसीजन अच्छे हुए हैं, मगर बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहला डिसीजन है वो है फ़खर ज़मान को निकालना। मतलब फ़खर ज़मान को टीम से क्यों निकाला है वो बात समझ नहीं आ रही। मतलब अगर आपको एक बात बुरी लग गई, एक स्टेटमेंट आप उसने बाबर आज़म को सपोर्ट करते हुए कर दी, आपको वो बुरा लग गई तो चलो सही है, आप उसको फ़ाइन कर देते आप। लेकिन आपका टीम से निकालना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप टीम से निकाल लो फ़खर ज़मान को, तो ये बात समझ नहीं आ रही। फ़खर ज़मान हमारा वो प्लेयर है जो कि जिसके बारे में आमिर का भी अभी स्टेटमेंट आया है कि एक ही हमारे पास एक इम्पैक्ट प्लेयर है। मतलब वाइड बॉल जो फॉर्मेट है उसमें एक ही हमारा जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है, आप उसको निकाल रहे हो टीम से। मतलब समझ नहीं आ रही। ओडीआई और टी20 में फ़खर ज़मान की जगह तो बनती ही बनती है। मैं अपने व्यूअर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब बात आती है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे बॉलर को खेलने की और इन सबको छक्के चौके मारने की, तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपके जहन में आता है कि भाई ये जो प्लेयर है ये प्लेयर मार सकता है इनको छक्के चौके, हमारी टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो कि मार सकता है। ऐसा कौन सा प्लेयर आपके जहन में आता है? भाई मेरे जहन में तो एक प्लेयर आता है और वो है फ़खर ज़मान, और आप लोगों के जहन में भी यही प्लेयर का नाम आता होगा। तो फ़खर ज़मान को निकालना, जो कि स्पिनर्स को भी अच्छा खेल लेता है, और जो फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब जब उसको अच्छा खेलना होता है, जब सोच के आता है ना कि वो उसको मारना है छक्के चौके, और जिस दिन उसको बस जिताना है अपनी टीम को, और फिर उस दिन वो पूरी एफर्ट कर देता है, 100% बल्कि 100% ज़्यादा एफर्ट करता है, और फिर वो छक्के चौके मारता है और जिताता है। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर हमारी टीम में नहीं है, उसको निकाल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी भूल है, यह बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको ये देखना चाहिए कि अभी हमारे पास आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके लिए आपको अपने प्लेयर्स को एक प्रॉपर रन देना तो है। और आपको पता है कि फ़खर ज़मान ऐसा तो नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है या वो फॉर्म में नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। फ़खर ज़मान को इससे पहले जो हम लोग खिला रहे थे वो उनके अपने नंबर पर नहीं खिला रहे थे, हम लोग खिला रहे थे उनको सेकेंड डाउन पर लेके आ रहे थे उनको, या जो है वो 3 डाउन पे लेके आ रहे थे। तो ये ऐसे तो टीम नहीं बनती। फ़खर ज़मान को जब अब फाइनली हम लोग चलो हमने सोचा कि चलो मौका मिल जाएगा ओपनिंग का, अब शायद मैनेजमेंट चेंज हुई है, नई सिलेक्शन कमेटी में लोग आए हैं, तो शायद अब मौका मिल जाएगा। लेकिन अब भी उनको ओपनिंग का मौका नहीं मिला, बल्कि ओपनिंग का मौका क्या, अब तो उनको टीम से ही बाहर कर दिया। आपको उनको प्रॉपर रन देना चाहिए था एज अ ओपनर, और उनको ज़्यादा मौके देने चाहिए थे। टी20 में आपको आप फ़खर ज़मान को मौके नहीं दे रहे, तो ये बात समझ नहीं लग रही। और वनडे में भी उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वनडे में तो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर आप देखें जो उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में खेला, अगर आप देखें जो उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में फाइनल में खेला, वो आपके सामने है। फिर उन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी जो लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उन्होंने जो खेला, अगर फ़खर ज़मान वहाँ पे नहीं होते तो क्या आप वो मैच जीतते? आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती, बल्कि नामुमकिन मैं कहना चाहूँगा, बहुत नामुमकिन होता वो जीतना मैच, अगर फ़खर ज़मान की विनिंग नहीं होती 2023 वर्ल्ड कप में। क्योंकि जैसे पहले आपको मैंने मेंशन किया, हमारे पास एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है और उसको निकालना समझ नहीं आ रही। और उसके बाद जो एक बुरा डिसीजन किया है पीसीबी वालों ने, वो ये किया है कि सऊद शकील को निकाल दिया ओडीआई से। मतलब कल तक तो ये बात हो रही थी कि सऊद शकील को तीनों फॉर्मेट में खिलाया जाए, बल्कि तीनों फॉर्मेट का हो भी सकता था, कैप्टन भी हो सकता था, ये भी खबरें आ रही थी। लेकिन आपने ऐसे प्लेयर को, जो कि एक इतना अच्छा प्लेयर है, स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, आपने टेस्ट मैच में उनको देखी, उनकी परफॉर्मेंसेज देखी, आपने ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंसेज देख चुके हैं आप, टेस्ट मैच में उनकी स्पिन के अगेंस्ट कितनी की एवरेज है वो भी आप देख चुके हैं कि उन्होंने स्पिन के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आप ऐसे प्लेयर को निकाल लो, ये बात समझ नहीं आ रही। और गालिबन 57 की उनकी ओवरऑल एवरेज है टेस्ट मैच में सऊद शकील की, और ओडीआई में भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो जो कि स्पिन को खेल सके अच्छे तरीके से। ऐसा कौन सा प्लेयर है आपके पास जो कि स्पिन को इतना अच्छा खेल सकता है जितना सऊद शकील खेल रहा है? आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। ओडीआई में आप देख लें, आप टी20 में देख लें, आपने फ़खर ज़मान को भी निकाल दिया जो कि स्पिन को अच्छा खेल लेता था, छक्के चौके मार देता था,
सऊदी को भी उसने काफ़ी छक्के चौके मारे फ़खर ज़मान ने, आपने उसको भी निकाल दिया। फिर सऊद शकील को आप निकाल दिया, जिसको स्वीप शॉट खेलना अच्छा आता है, जिसको रिवर्स स्वीप खेलना अच्छा आता है। तो आपने ऐसे प्लेयर को निकाल लिया जो कि स्पिन किक्स को खेलना अच्छा आता है। आप कैसे ऐसे सर्वाइव करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में? आपको लगता है सर्वाइव कर सकते हो? वैसे आपको लगता है कि आप सऊद शकील के बिना सर्वाइव कर सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी में? पाकिस्तान की पिचेज होंगी, पाकिस्तान की कंडीशन होगी, बड़ी बड़ी टीम आएंगी अपने बड़े बड़े स्पिनर्स लेके, क्या आप ऐसे सर्वाइव कर सकते हो? ये एक सवालिया निशान है, पीसीबी को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम वैसे अगर बात करें सऊद शकील की स्ट्राइक रेट की, तो सऊद शकील की स्ट्राइक रेट पे भी कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है, क्योंकि सऊद शकील की जो स्ट्राइक रेट है वो भी हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर है, रिजवान है, आपके पास और भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, इमाम उल हक हैं, उनसे भी अच्छी स्ट्राइक रेट है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो सऊद शकील वनडे में तो वैसे भी सिंगल डबल अपना रन बॉल खेलने की गुंजाइश रखता है, और छक्के चौके मारने की एबिलिटी भी है उनके अंदर। आपने पीएसएल में उनको देखा, पीएसएल में उन्होंने किस तरीके से खेला है। बल्कि जो हमारे सिलेक्टर हैं आकिब जावेद, जिनके आजकल डिसीजन बहुत ज़्यादा माने जा रहे हैं हमारी सिलेक्शन कमेटी में, हमारे पीसीबी मैनेजमेंट में, और बहुत ज़्यादा उनकी सुनवाई हो रही है। तो उनकी जो टीम थी लाहौर कलंदर के अगेंस्ट सऊद शकील ने जो नॉक खेला है, ओपनर आए आखिर तक रुके, मतलब विकेट्स जो थी एक एंड से वो गिरती गई, जहाँ तक कि वसीम जूनियर आ गए दूसरे एंड पे। बॉलर जो है हमारे वो वसीम जूनियर, वो जब आखिरी जो मैच था वो आ गए थे दूसरे एंड पे, उस तक विकेट गिर गई थी, लेकिन फिर भी सऊद शकील रुका रहा एंड तक और मैच को जिताया कोयटा ग्लैडिएटर को। तो अब ऐसे प्लेयर को बाहर कर रहे हो जिसकी स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि वो नए जो शॉट्स हैं वो भी डिस्कवर कर रहा था। पीएसएल में हमने देखा, पीएसएल में उन्होंने कितने अच्छे शॉट्स खेले हैं, हेलीकॉप्टर शॉट हमें दिखा, हमें स्कूप शॉट हमें देखने को मिला। फिर जो उन्होंने 360 जो मुख्तलिफ शॉट्स हैं वो ट्राई किए पीएसएल में, और हमें देखा कि उन्होंने अच्छा खेला उसके साथ। तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है। बल्कि मैंने आपको शुरू में जैसे मेंशन किया, वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, मतलब तीनों फॉर्मेट में अगर हम खिला लेते हैं उनको ना, तो वो भी सवालिया निशान नहीं बनता, बल्कि उसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क मतलब था ही नहीं ना कोई। उसके बाद अगर हम बात करें आमिर की, आमिर को इन्होंने T20 से निकाला, तो इस बात की समझ नहीं आ रही। यहाँ कल तक तो ये हो रहा था, ये खबरें आ रही थी कि उनको ओडीआई में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उनको T20 से भी निकाल दिया। इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे कि भाई आमिर को नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि आमिर अभी भी हमारा एक बेस्ट फास्ट बॉलर है, क्योंकि आपने उनको T20 वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। पूरा पाकिस्तान झूम उठा था उनकी परफॉर्मेंस देख के। उस T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उनको इंडियन बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे थे, बल्कि इंडियन बैट्समैन हो या कोई भी बैट्समैन हो, वो नहीं खेल पाता आमिर को। फ़खर ज़मान जिसने स्टार्क को छक्के चौके मारे, जिसने पैट कमिंस को छक्के चौके मारे, जैसे हेज़लवुड को छक्के चौके मारे, उसने भी मेंशन किया ये बात अपने इंटरव्यू में, और ये कहा कि जो आमिर है उसको खेलना बहुत मुश्किल है। ये बात तो आपका फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर कह रहा है कि आमिर को छक्के चौके मारना, मतलब आमिर को खेलना बहुत मुश्किल है, वो आपको मौका नहीं देता। क्यों नहीं देता मौका? क्योंकि वो दिमाग से बॉलिंग कराता है, वो दिमाग से बॉलिंग कराना जानता है। उसकी बॉलिंग में उसके जो बॉल पे उसका कंट्रोल होता है 100%, तो वो आपको खेलने नहीं देता आसानी से। आपने लीग्स में भी देखा, आपने इंटरनेशनल में भी देखा। जब से आमिर का डेब्यू हुआ है, क्या आपने कभी उनकी परफॉर्मेंसेस पे सवाल या निशान देखा है? आमिर की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पे कभी भी सवाल या निशान नहीं पड़ा। मतलब ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे वो वाहिद प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस पे कभी भी सवाल या निशान नहीं पड़ा, और जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो उसमें आमिर ज़रूर चलता है, और आप उनको नहीं खिला रहे T20 में। चलो ओडीआई में एक डिबेटेबल था कि चलो वो आप कुछ लोग कह रहे थे कि डोमेस्टिक वो नहीं खेल रहे, तो आप उनको, उन्होंने काफ़ी अर्से से ओडीआई नहीं खेला तो आप चलो उसको नहीं खिला रहे, लेकिन T20 में क्यों नहीं खिला रहे? T20 जो लीग्स खेल रहा है ना, वो T20 लीग्स तो खेल रहा है। उसकी एक T20 लीग्स खेलने का फ़ायदा अलग ये है कि काफ़ी अलग अलग कंडीशंस में खेल रहा है, और बड़े बड़े बैट्समैन के अगेंस्ट खेल रहा है। तो वो तो मतलब ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ब्रेक तो नहीं लिया हमारे T20 क्रिकेट से, वो तो खेल रहा है वो आमिर। तो T20 में क्यों नहीं रखा आमिर को, ये बात समझ नहीं आ रही। इस बात की जहाँ तक मुझे समझ आती है, जो हमारे सिलेक्टर हैं आकिब जावेद,
वो 2016 से जब से आमिर ने कमबैक किया है वो आमिर के खिलाफ रहे। तो इसलिए हो सकता है कि आकिब जावेद का डिसीजन हो कि आमिर को नहीं खिलाना। आमिर के अभी 3 से 4 साल क्रिकेट के बाकी हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, तो हमें उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसे मतलब ऐसे फेंक देना, ऐसे उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको बस ऐसी टीम से निकाल देना बगैर कुछ उनसे बात करे या बगैर कोई वजाहत करे उनको टीम से बाहर निकाल देना, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसके बाद जो एक डिसीजन मेरे ख़्याल में लेना चाहिए था पीसीबी को, अगर स्ट्राइक रेट की बात होती है, तो पीसीबी अभी कन्फ्यूजन में लग रहा है। मतलब ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जो टीम बनाई है, जो ये पूरा स्क्वाड इन्होंने बनाया है, वो किस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया। लोग कह तो रहे हैं कि आकिब जावेद बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकिब बॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बेस बॉल ख़त्म हो गया, भाई आकिब बॉल स्टार्ट हो गया है। तो ये बात मुझे समझाएं कि किस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारे स्क्वाड है वो बनाया गया है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखा जा रहा है तो ये बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अगर परफॉर्मेंस को सामने रख के किया जा रहा है तो ये कैसा डिसीजन है। फिर अगर फॉर्म को रखा जा रहा है तो हमारी जो 3 प्लेयर हैं बाबर आजम, शाहीन और नसीम, उनकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, तो उनको आपने अभी कैसे टीम में रखा हुआ है? उनकी तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, बल्कि शाहीन शाह और नसीम शाह तो अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस भी हैं, मतलब उनको फिटनेस की भी प्रॉब्लम है। आप उनको कैसे खिला रहे हो? उनको आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में क्यों लेकर आ रहे हो? 15 दिन पहले आपने उनको ड्रॉप किया, तो आपने क्यों ड्रॉप किया? जब आपको 15 दिन बाद वापसी लेके आना था, आपने क्यों ड्रॉप किया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बाबर आजम है, नसीम शाह है और शाहीन शाह है, वो टेस्ट मैच के मटेरियल नहीं है, जब भी आपने उनको ड्रॉप किया। एक ही बात समझ आती है इस चीज़ से तो। क्योंकि अगर बाकी बात को देखा जाए कि अगर वो फिटनेस प्रॉब्लम है या मेंटली अभी वो इतने रिलैक्स नहीं है, बहुत टेंशन में, मतलब ऐसे स्ट्रेस में कि उनकी अभी फॉर्म नहीं लग रही, तो बंदा हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो स्ट्रेस में आ जाता है, तो इस वजह से निकाला है, तो गैप दिया उन्होंने, तो भी 15 दिन बाद लेकर आना जस्टिफाइड नहीं है। फिटनेस प्रॉब्लम है तो भी जस्टिफाइड नहीं है। भाई फिटनेस प्रॉब्लम की 15 दिन में कैसे सही हो रही है? आपको तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। आपके 3 मेन प्लेयर है, आपने तो 15 दिन बाद उनको लेकर आ गए हो। तो इस बात की तो कोई भी पीसीबी ने वजाहत ही नहीं की कि ये 3 प्लेयर को वापसी क्यों लेकर आ रहे हैं या उनको निकाला क्यों? अगर लेकर आ रहे हैं वापसी तो फिर निकाला क्यों था टेस्ट मैच में? ये इस बात की समझ नहीं आ रही, कोई पॉलिसी नहीं है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें कि भाई पीसीबी ने चलो स्ट्राइक रेट की बिना पे शायद हमारी जो वो टीम बनाई है कि भाई कि उसकी उनकी अच्छी स्ट्राइक रेट है, उनको टीम में दाखिल किया है, क्योंकि पॉलिसी तो कोई समझ नहीं आ रही। हो सकता है स्ट्राइक रेट की बिना पे टीम बनाई हो, तो अगर स्ट्राइक रेट की बिना पर किसी को टीम में रखना था तो वो सऊद शकील को वनडे में रखना था, शान मसूद को रखना था, क्योंकि शान मसूद और सऊद शकील की जो स्ट्राइक रेट है वो तो काफ़ी अच्छी है। अगर हम हमारे बड़े प्लेयर से कंपेयर करें, रिजवान और बाबर से कंपेयर करें, या हमारे इमामुल हक जो अभी हो रहा है, या फिर हम इमामुल हक से कंपेयर करें, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी जो स्ट्राइक रेट है वो शान मसूद और सऊद शकील की है। तो आपने उनको क्यों नहीं वनडे में रखा हुआ? और साइम अयूब को आपने वनडे में रखा हुआ है, T20 में क्यों नहीं रखा हुआ जो उनका असल फॉर्मेट है? T20 में तो वो स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं T20 के, साइम अयूब। तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अगर हम शान मसूद की बात करें, लोग कहेंगे शान मसूद की तो इतनी ऐसी वो नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, कुछ लोग ये मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे मैं शान मसूद की बात कर रहा हूँ तो। लेकिन मैं अगर आपको बताता चलूँ, अगर आपने क्रिकेट फॉलो करते हैं, अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि शान मसूद जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं ODI फॉर्मेट के। टेस्ट क्रिकेट के तो फिर वो बाद में आते हैं, लेकिन जो उनकी जो टेक्निकल एबिलिटी है वो ODI में सबसे बेस्ट है। ODI में क्यों बेस्ट है? पावर प्लेज होते हैं, आपकी जो है वो वाइड बॉल होती है तो इतनी ज़्यादा देर तक स्विंग नहीं होती, और आप उस फॉर्मेट में शान मसूद को निकाल रहे हो। और जैसे मैंने बोला स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है। स्ट्राइक रेट कुछ लोग कहेंगे स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, तो मैं इसको बताता चलूँ कि 2014, 15, 16 वाला शान मसूद नहीं है ये। जो अभी शान मसूद है, इन्होंने अपनी जो खेलने का अंदाज़ है वो चेंज कर लिया। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी 2-2.5 साल पहले वो अपना खेलने का अंदाज़ चेंज कर चुके हैं। जो अपना खेलने का अंदाज़ है वो फास्ट कर चुके हैं, वो अब वो तेज़ खेलते हैं, तेज़ स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, आप काउंटी क्रिकेट देखें, आप जो है वो बल्कि इंटरनेशनल भी देख लें, तो इसमें आप तेज़ खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपने देखा उन्होंने 6 बॉलों पर 23 रन बनाए। दैट मीन्स कि उनके अंदर स्ट्रोक खेलने की एबिलिटी है, वो छक्के चौके मार सकते हैं। तो आप ऐसे प्लेयर को आप
अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करो तो स्ट्राइक रेट भी उनकी अच्छी है, ऐसे प्लेयर को आपने क्यों नहीं रखा ओडीआई में। और उसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मैच कहाँ हो रहा है, आपका जो मैच, आपकी जो पूरी सीरीज हो रही है, बल्कि वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच में जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है, वहां के लिए तो सबसे बेस्ट हमारे पास जो प्लेयर है वो शान मसूद है, क्योंकि शान मसूद हमारी क्रिकेट में सबसे बेस्ट जो बाउंस को खेलता है वो शान मसूद खेलता है। शान मसूद के पुल शॉट देख लें आप, शान मसूद की अगर आप हिस्ट्री देखें, उन्होंने खेला 2022 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें वो टॉप रन स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए। वो कहाँ हो रहा था वर्ल्ड कप, वो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन पिचेस में। तो ऑस्ट्रेलियन पिच में बाउंस होता है, तो बाउंस में सबसे अच्छा कौन सा प्लेयर खेलता है आपका, शान मसूद खेलता है। ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो वहाँ पे सबसे अच्छा खेलता है। ये आपने मतलब मेरे ख्याल में शायद हमारी जो पीसीबी उन्होंने ज़्यादा वर्किंग नहीं की है, जहाँ तक ये अब जो हमारे उनके डिसीजन उन्होंने बनाए हैं, जो इन्होंने डिसीजन बनाए हैं पीसीबी वालों ने, उससे तो यही बात समझ लग रही है कि ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो हमारे मोहसिन नकवी हैं वो कह रहे हैं कि 8-8 घंटे भाई डिबेट हुई है, 8-8 घंटे बहस हुई है सिलेक्शन कमेटी में कि कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए हमारे स्क्वाड में। लेकिन मेरे ख्याल में वो 8 घंटे की बहस में कुछ समझ नहीं आया इनको, उन्होंने ज़्यादा वर्किंग तो की नहीं है। मेरे ख्याल में शायद अगर किसी एक बंदे की अभी सिलेक्शन कमेटी में चल रही है, इसकी बात मानी जा रही है, वो है आकिब जावेद। क्योंकि हमने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ था सामने फ्रेम के अंदर, वो था आकिब जावेद। बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे वो तो थे ही नहीं। अजहर अली बैठे हुए थे, लेकिन अजहर अली जो थे वो फ्रेम से हल्का सा बाहर बैठे हुए थे, वो आधे नजर आ रहे थे आधे नहीं आ रहे थे, मेन टेबल पे वो नहीं बैठे हुए थे अजहर अली। तो दैट मीन्स के आकिब जावेद ही मेन डिसीजन मेकर है। बल्कि मोहसिन नकवी ने कहा कि चीफ का वर्ड आप हटा दें, चीफ सिलेक्टर में से चीफ का वर्ड आप हटा दें, बाकी सब तो आकिब जावेद कर रहे हैं। दैट मीन्स के मोहसिन नकवी ने खुल के बोल दिया कि आकिब जावेद ही जो मेन डिसीजन मेकर हैं वो आकिब जावेद हैं। तो आकिब जावेद से सवाल बनता है कि अगर आप मेन डिसीजन मेकर हैं तो आपसे ही सवाल होगा और किसी से पे सवाल नहीं होगा। और इसका मतलब जो आपने इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं की, इतना ज़्यादा आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया। डेटा की बहुत बात हो रही थी हमारी टीम में कि डेटा एनालिस्ट भी है, तो भाई बहुत हर चीज़ डेटा से बैक्ड होती है। जो भी प्लेयर हम टीम में लाते हैं वो डेटा उसका पूरा निकालते हैं कि उस कंडीशन का प्लेयर है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है पीछे, इस कंडीशन में क्या परफॉर्मेंस रही है, बॉलर के खिलाफ क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो वैसे तो अगर उनकी बातें देखें तो वो कहते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, सिलेक्शन होती है वो डेटा के बेस में होती है। डेटा के बेस में तो कोई सिलेक्शन नहीं हुई। आपके जो डिसीजन हुए हैं, आप ये देखें कि शान मसूद को इन्होंने ओडीआई में रखा नहीं है, T20 में भी रख सकते थे शान मसूद को, बल्कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी लोगों से बेहतर है, काफ़ी जो हमारे बैटर्स हैं उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट है शान मसूद की। तो उनको तो T20 ओडीआई में भी रख सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में तो शान मसूद अच्छा खेलते हैं। तो ये बात अगर मुझे पता है तो ये बात क्या पीसीबी को नहीं पता? पीसीबी इस बात बारे में क्यों नहीं वर्किंग कर रहा अपनी? तो ये पीसीबी का कसूर है। पीसीबी के पास बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं बना सकते, दैट मीन्स के जो डिसीजन बना रहे हैं वो आकिब जावेद सिंगल हैंडेडली बना रहे हैं, ना डेटा एनालिस्ट की सुनी जा रही है। मतलब बाकी की सिलेक्शन कमेटी की तो नहीं सुनी जा रही, लेकिन जो डेटा वाला बंदा है उसकी भी नहीं सुनी जा रही। दैट मीन्स जो डिसीजन है वो सिंगल हैंडेडली आकिब जावेद की चॉइस के ऊपर लिए जा रहे हैं। हमारे पास उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बाबर, शाहीन और नसीम, इनको अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। आप इनको फ़ौरन से लेकर आ गए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये कहा है कि जो हमारे ये तीन हैं वो मेन प्लेयर हैं, वो क्रूशल हमारे प्लेयर्स हैं भाई। ऐसे आप उनका करियर जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको उनका थोड़ा सा भी ख्याल होता तो आप उनको अभी रेस्ट कराते और आप उनको चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए रेडी करते, उनको अभी टाइम देते। क्योंकि जब बंदा रेस्ट कर रहा होता है तो वो देखता है कि भाई उसके अंदर क्या क्या मसले हो रहे हैं, क्या क्या बैटिंग में फ्लॉज हैं, बॉलिंग में फ्लॉज हैं, टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं, वो अपने आप को एनालाइज करता है शुरू से। तो फिर उसके बाद उसको समझ आती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसको इम्प्रूव करता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको फ़ौरन से टीम में लेकर आ गए। तो मतलब 15 दिन पहले आपने उसको टीम से निकाला, फिर आप उसको 15 दिन बाद फ़ौरन लेकर आ गए। तो ये बात नहीं समझ आ रही ना, फिर आपने टीम से निकाला क्यों था फिर उनको, अब टीम में लेकर क्यों आए हो? तो ये बात बिल्कुल दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करनी है आपस में, ये बात समझ नहीं लग रही। शायद पीसीबी ये समझ रहा है कि वो अपने जो मेन प्लेयर्स हैं बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम शाह, उनके साथ कोई अच्छा काम कर रहा है।
या फिर उनके साथ भलाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप अपने प्लेयर्स का भला चाहते हो, अपने प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम, शाहिन शाह और नसीम शाह अभी इतने, उनके पास काफ़ी टाइम है, अभी यंग है, अभी टाइम है उनके पास बहुत ज़्यादा खेलने का। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा इन लोगों के लिए। और लेकिन पीसीबी शायद लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा। पीसीबी अभी क्या सोच रहा है कि अभी कुछ हो जाए, फैंस को खुश कर दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो प्लेयर फॉर्म में नहीं होते, आपके जो प्लेयर फिटनेस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, अगर आप उनको टीम में वापसी लेकर आओगे और अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो वापसी उन पे तनकीद होगी। वापसी वो जो है वो टेंशन पे, स्ट्रेस में पड़ जाएंगे और उनकी फ़िटनेस भी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आप इनको लॉन्ग टाइम देते हो इम्प्रूव करने का, अपनी फ़िटनेस को, अपनी मेंटल स्टेट को, अपनी मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने का टाइम देते, रिलैक्स होने का टाइम देते, तो फिर वो कमबैक कर पाते हैं। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया, लग रहा है बस फैंस को खुश कर दूं मैं, तो आपने डिसीजन ले लिया ये वाला। उसके बाद जो इन्होंने एक प्लेयर को टीम में लेकर आए हैं, वो है अब्बास अफरीदी। मतलब अब्बास अफरीदी ने जो इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्मेंसेस की हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब यंग बैटर्स हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, बल्कि विकेट्स भी बिल्कुल नहीं ली और पिटे भी हैं, बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने खाए हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इनको लेके आना टीम में बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं है। वही बात है कि जैसे मैंने पहले बोला कि अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है, आप उसको टीम में क्यों लेके आ रहे हो? उसके साथ नाइंसाफ़ी है ये तो। और अब्बास अफरीदी चैंपियंस कप में भी नहीं चले थे, मतलब चैंपियंस कप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। और अभी जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसमें भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उनको क्यों टीम में लेके आया जा रहा है, ये भी एक सवाल मेरा है आकिब जावेद से, क्योंकि वही सिलेक्टर हैं, अभी मेन सिलेक्टर वही बने हुए हैं। उसके बाद जो हमारे प्लेयर हैं आमिर जमाल, उनको हमने रखा वनडे फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट में हमने उनको नहीं रखा। आपको जैसे पता है कि इंडिया के पास एक ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, इंग्लैंड के पास है बेन स्टोक्स, बांग्लादेश के पास है शकीबुल हसन। हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर है नहीं जो कि जो इतना अच्छा परफॉर्मर हो, जो कि कंसिस्टेंट मतलब परफॉर्म करे बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, हम उस पर रिलाई कर सकें। लेकिन एक प्लेयर हमें कुछ अर्से पहले नज़र आया, एक प्लेयर हमें ऐसा नज़र आया, एक ऑलराउंडर हमें ऐसा नज़र आया जिस पे हमें लगा कि यार ये बंदा अच्छा खेलता है। टेस्ट मैच भी वो खेल रहा है, अच्छा खेलता है, ओडीआई में भी हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी है और T20 में, PSL में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी। पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बोथ विद बैट एंड बॉल। तो वो जो प्लेयर है वो आमिर जमाल है। अब आमिर जमाल को आपने T20 में क्यों नहीं खिलाया? ये भी एक सवालिया निशान बनता है भाई, कि जो T20 फॉर्मेट है उसके लिए क्या आमिर जमाल नहीं बने? आमिर जमाल उन T20 फॉर्मेट में उनकी क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है? ये पूछना बनता है, सवाल पूछना बनता है, क्योंकि जो आमिर जमाल की परफॉर्मेंस है वो PSL में हमने देखी, T20 फॉर्मेट में उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी और उन्होंने बोथ विद बैट एंड बॉल उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है वो हमने देखी है। और टेस्ट क्रिकेट में हम देख चुके हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है। तो उनको क्यों T20 से निकाला है, ये बात नहीं समझ लग रही। उसके बाद हमारे एक प्लेयर हैं मोहम्मद हसनैन, जिनका कमबैक हो रहा है टीम में और काफ़ी अर्से के बाद उनका कमबैक हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को इम्प्रूव किया। वो इंग्लैंड गए, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया जब PCB उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अपने पैसों से गए वो और उन्होंने अपने कमबैक किया और उन्होंने अपने आप पे वर्क किया और अपनी फ़िटनेस पे वर्क किया और उसके बाद इम्प्रूव करके अपनी बॉलिंग में जो मसले थे वो भी बाकायदा इम्प्रूव किए उन्होंने और अब वो वापसी आए हैं। और चैम्पियंस कप में हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी, मतलब उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस की हैं। बॉलर का टूर्नामेंट हुए, हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो हसनैन की परफॉर्मेंसेस तो हैं। उनको टीम में लाया तो गया मगर सिर्फ एक फॉर्मेट में, मतलब ODI में लाया गया, T20 में नहीं लाया गया। जबकि T20 तो उन्होंने खेला है। चलो टेस्ट क्रिकेट के बारे में आप बोल सकते थे कि उन्होंने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स नहीं खेले, उस पर बोल सकते थे, मगर T20 और ODI में तो उनकी जगह बनती है। T20 में भी खास के उनकी जगह बनती है। वो PSL उन्होंने खेला है भाई, कितने तो कब से तो PSL खेलते हुए वो आ रहे हैं। T20 तो उन्होंने बहुत खेला, लीग्स भी खेला, बिग बैश लीग उन्होंने खेला, बिग बैश लीग में उनको कोई खेल नहीं पा रहा था। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो ना, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो खेलने, वहाँ पे बाउंस होती है, पेस होता है और हसनैन को आप T20 में लेके नहीं जा रहे, ये बात नहीं समझ आ रही। उन हसनैन के पास कंट्रोल भी है और दिमाग से भी
कराते हैं बॉल। ऐसा नहीं है जैसे हारिस रऊफ़ थे, हारिस रऊफ़ की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ़ इतना दिमाग से बॉलिंग नहीं कराते, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो हसनैन के पास दिमाग भी है, दिमाग से बॉलिंग कराते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो इस वजह से हसनैन को T20 में भी होना चाहिए था, जहाँ तक मुझे समझ आती है होना तो चाहिए था T20 में उसको, और वो भी ऑस्ट्रेलिया कंडीशन है, तो मैं तो कहूँगा 100% उसको दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर हम देखें जो हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, फास्ट बॉलर्स हमारे अभी 2 फिटनेस की इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, हमारे नसीम और शाहीन, और मोहम्मद अली भी हमें उतना हमें उनकी क्वालिटी नहीं दिखी। हमने देखा उसमें बांग्लादेश सीरीज़ में हमने देखा उतनी वो बात नहीं देखी, और हमने इनको चैंपियंस कप में भी देखा है, चैंपियंस कप में भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। काफ़ी प्लेयर्स ने उनको छक्के चौके मारे, साइम यूब ने भी उनको काफ़ी छक्के चौके मारे हैं मोहम्मद अली को, तो इस वजह से उनकी भी शायद जगह ना बने अभी। लेकिन मीर हमज़ा की तो परफॉर्मेंसेस हैं, आपने चैंपियंस कप में देखा, आपने चैंपियंस कप कराया क्यों था? चैंपियंस कप आपने इस वजह से कराया था ताकि आप एक डेटा जमा करें कि कौन सा प्लेयर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चैंपियंस कप में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था मीर हमज़ा, विकेट्स भी ले रहा था, इकोनॉमिकल भी था। पीएसएल में भी मज़े की बात, वो इकोनॉमिकल था और काफ़ी उसने विकेट्स ली, काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस की पीएसएल में, इस वाली पीएसएल जो इस साल हुई है। तो आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हो? ओडीआई में भी उसको नहीं खिलाया, T20 में भी मीर हमज़ा को नहीं खिलाया, तो ये बात नहीं समझ आ रही। तो अब ये जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, वो सारी वो बातें थी जो कि गलत डिसीजन था पीसीबी का, वो मैंने आपके सामने रखा। अच्छे डिसीजन भी थे पीसीबी के इस वाले स्क्वाड में। ज़िम्बाब्वे का जो उन्होंने स्क्वाड उतारा है वो अच्छा लगा देख के, क्योंकि इसमें हमने यंग प्लेयर्स को मौका दिया, और इसमें हमें ये भी देखने को मिला कि जो हमारे बड़े बड़े बैटर्स थे उनको टीम में नहीं रखा गया। तो यही बात थी। चलो इसमें तो हमें एक पॉलिसी दिखी पीसीबी की कि अगर कोई अगर हमारा कोई ऐसी टीम से मैच है जैसे कोई ज़िम्बाब्वे है, नेपाल है, या कोई छोटी मोटी टीम से हमारा मैच है, तो उसके अगेंस्ट आप अपना पूरा स्क्वाड नहीं उतारो, आप मतलब फुल स्ट्रेंथ नहीं उतारो, आप जो है वो अपनी यंग प्लेयर्स को मौका दो ताकि हम उनको ट्राई एंड टेस्ट कर सकें और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। तो ये इस पर क्रेडिट जाता है पीसीबी के जो अभी नई मैनेजमेंट आई है, आकुब जावेद को भी इस बात पे क्रेडिट देना तो बनता है कि चलो उन्होंने ये जो डिसीजन किया यंग प्लेयर को मौका देने वाला, वो अच्छा किया। फिर एक जो अच्छा डिसीजन है पीसीबी की जानिब से वो है हसीबुल्लाह को बैकअप विकेट कीपर के तौर पे इस्तेमाल करना। मतलब आपने अभी जो टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें भी हसीबुल्लाह स्क्वाड में थे, तो मतलब इसको हम लोग हसीबुल्लाह को हम लोग कैरी कर रहे हैं साथ में, जो भी फॉर्मेट हो और जो भी मैच हो हसीबुल्लाह को साथ में कैरी किया जा रहा है एज अ बैकअप टू रिजवान। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म हम सोच रहे हैं, तो चलो ये एक अच्छा डिसीजन है पीसीबी का। इसके बाद अरफात मिनास को मौका दिया गया है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा पर्सनली डिसीजन, क्योंकि अरफात मिनास जो है वो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगता है? इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अभी जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ है इसमें भी अरफात मिनास की परफॉर्मेंसेज है, बोथ विद बैट एंड बॉल, तो कंप्लीट ऑलराउंडर। ऐसा नहीं कि बैटिंग में है बॉलिंग में नहीं है, तो या बॉलिंग में है बैटिंग में परफॉर्मेंसेज नहीं है, दोनों में परफॉर्म उन्होंने किया है। बॉलिंग में भी इकोनॉमिकल बॉलर साबित हुए हैं इमर्जिंग एशिया कप में भी, और हमने देखा पीएसएल में भी उनको सिर्फ एक मैच खिलाया पीएसएल में, इस वाले पीएसएल में कराची किंग्स के जानिब से वो खेल रहे थे, तो एक मैच उनको लास्ट मैच था पीएसएल कराची किंग्स का जो लास्ट मैच था वो उनको खिलाया गया। उसमें अब जो कराची किंग्स का मैच था वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट था, तो बाबर जब बैटिंग कर रहे थे, बाबर आपको पता है पीएसएल में फॉर्म में थे, तो उस वक्त जो वो बैटिंग कर रहे थे अरफात मिनास उनके सामने जब बॉलिंग कराने आए थे, और तो उस वक्त किसी को इतना पता नहीं था कैसी कराएंगे बॉलिंग, उनको इतना ज़्यादा इतना पता नहीं था अरफात मिनास का लोगों को, लेकिन अरफात मिनास ने तो बाबर आजम को भी शॉक कर दिया अपनी बॉलिंग से। जिस लैंड और लेंथ पे अरफात मिनास बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब उस पर बाबर आजम को भी खेलने का मौका नहीं मिला। तो वो जो स्पेल था पीएसएल वाला अरफात मिनास का जो अरफात मिनास का स्पेल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, और अंडर 19 में भी उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हैं, तो इस बेस पे उनको टीम में लेना एक अच्छा डिसीजन साबित होता है। फिर ओडीआई स्क्वाड में हमारे एक स्पिनर इंक्लूड किया है चाइनामैन फैसल अकरम को इंक्लूड करना फौरी तौर पे, मतलब थोड़ा सा उनको पाकिस्तान शाहीन से भी मौका देना चाहिए था, थोड़ा ग्रूम भी करना चाहिए था मेरे ख्याल में, और फिर उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या तो जिम्बाब्वे में सिर्फ मौका देते, अब बड़ी टीम के खिलाफ मौका दे रहे हो तो
ये काफ़ी मुझे थोड़ा लगा कि शायद एक बुरा डिसीजन होगा पीसीबी का, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा अगर वो फेल हो गया फिर तनकीद होगी उन पर। और ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी है, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन पिच है तो वो ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, तो उसमें अगर वो फेल हो गए फिर हमारी जो पीसीबी है वो फिर उनको दोबारा टीम से निकाल देगी, तनकीद होगी उन पर, तो टीम से दोबारा वो निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप ग्रूम करो प्लेयर को फिर उनको लेकर आओ। और सुफियान मुकीम के लिए भी सेम यह है कि है तो काफ़ी अच्छे बॉलर, फैसल अकरम भी अच्छे हैं, थोड़ा ग्रूम उनको होना पड़ेगा, लेकिन सुफियान मुकीम की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, हमने इमर्जिंग एशिया कप में हमने देखा, मगर स्टिल तो उनको एकदम से लेके आना टीम में, इंटरनेशनल में बड़ी टीम के खिलाफ मेन सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ है, तो थोड़ा सा इस पे इशू हो सकता है बन जाए, क्योंकि आपके पास अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते फिर उनकी ज़िम्मेदारी होगी पीसीबी की कि मौका दें प्लेयर्स को, जो कि अगर बेशक फेल भी हो रहा है थोड़ा बहुत मौका दे दें, क्योंकि अभी भी टीम में आए हैं सुफियान मुकीम, फैसल अकरम अभी भी टीम में आए हैं, तो फिर लंबा थोड़ा सा मौका दें उनको, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके बाकी मैचेस में, बाकी कंडीशंस में, और इससे फिर उनका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा। वरना तो आप देखेंगे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस खतरे में रहता है, पर उनका कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रहता, क्योंकि जो पीसीबी ने डिसीजन लिए हैं, आप देखें सऊद शकील को ड्रॉप करना, साइम अयूब को टेस्ट क्रिकेट में उनके बारे में हो रहा था उनको ड्रॉप कर दें, कुछ लोग कह रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे उनको ड्रॉप कर दें, फिर आपने T20 में उनको ड्रॉप कर दिया साइम अयूब को, तो साइम अयूब भी जो है वो काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस शेक तो हुआ होगा, और सऊद शकील का भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा, क्योंकि आप एक बंदे की जगह पक्की हुई है, एक बंदा जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी जगह बनी हुई है, अब उसको एकदम से बगैर कुछ सोचे समझे निकाल दोगे फ़ौरन से, तो फिर ये एक गलत डिसीजन होगा, और इसकी वजह से जो प्लेयर होते हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होगा। फिर इसके बाद आपने हारिस रऊफ़ को जो टीम में रखा है, इसका बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। हारिस रऊफ़ को आपने टीम में क्यों रखा है? मतलब हारिस रऊफ़ की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चैम्पियंस कप में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और दिमाग से भी बॉलिंग नहीं कराते, ऐसा लगता है बिल्कुल बंद जहन के साथ बॉलिंग करा रहे हैं। मतलब उनकी कोई परफॉर्मेंस होती तो फिर शायद इस बारे में बात हो सकती थी कि उनको टीम में लाया जाए, मगर उनकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। इस पूरे साल उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। अब उनको टीम में कैसे लेके आ रहे हो, हारिस रऊफ़ जैसे क्यों टीम में ला रहे हो, तो ये बात समझ नहीं आ रही। आप उनको ODI में भी लेके आए हो, आप उनको T20 में भी लेकर आए हो, तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप उनको क्यों लेके आए हो। बाकी जो आपने जांदाद खान को टीम में लाने का डिसीजन किया है वो अच्छा था, अच्छा डिसीजन है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इरफान खान नियाज़ी को लेके आना बहुत अच्छा डिसीजन है। फिर आपने जो जांदाद खान को टीम में लिया, एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, और इरफान खान नियाज़ी और जांदाद खान, उसके बारे में पहले से इनके बारे में बात हो रही थी। आप बल्कि चैम्पियंस कप देखें तो चैम्पियंस कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं दोनों प्लेयर ने, और जांदाद खान अगर बात करें तो वो ऑलराउंडर है, आप लोगों को पता ही है। तो बॉलिंग में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, जो हमारे टीम के मेन बॉलर्स हैं उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस विद द बॉल जांदाद खान ने की है। तो इस बार भी जांदाद खान से उम्मीद है कि वो विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको टीम में लिया है, तो उम्मीद ये है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर हमारे पास एक प्लेयर है अहमद दानियाल। अहमद दानियाल भी काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है, और लॉर्ड कलंदर के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और उनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो उनको टीम में लेना भी अच्छा डिसीजन है। मतलब ओवरऑल हमने देखा जाए तो यंग प्लेयर्स को आप खिला रहे हो, अच्छा डिसीजन है, और यंग प्लेयर भी वो जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं, डोमेस्टिक में हैं या लीग्स में हैं, या पाकिस्तान शाहीन से परफॉर्मेंसेस हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो यंग प्लेयर्स को लाना जो डिसीजन था वो अच्छा है, क्योंकि आप देखें उमर बिन यूसुफ टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो भी खेल रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास अहमद दानियाल की और इरफान खान नियाज़ी की और जांदाद खान की बात थी, उनको खिलाया। फिर सुफियान मुकीम को जो है वो एक अच्छा टैलेंट है, चलो वो बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो टीम में है, तो एक मुश्किल उनके लिए एक सीरीज़ होगी सुफियान मुकीम के लिए, और ये कह सकते हैं उनको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। मगर ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए यंग प्लेयर्स जो लेकर आए हैं, वो यंग जो पूल ऑफ प्लेयर्स लेकर आए हैं टीम में, वो एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन एक मसला है ये है कि जो T20 की हमारी टीम बनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खास के, उसमें हमारे पास जो 3 प्लेयर हैं वो एंकर प्लेयर हैं। मतलब हमारे पास बाबर आजम है, रिजवान है और आगा सलमान है, ये तीनों जो है एंकर प्लेयर हैं, मतलब एंकर रोल खेलते हैं। सलमान अली आगा
वैसे तो छक्के चौके भी मारने का हुनर रखते हैं अपने अंदर। तो अगर बाबर आजम और रिजवान टीम में नहीं खेल रहे होते तो आगा सलमान की तो जगह बनती थी पहले, लेकिन अगर तीनों प्लेयर टीम में है तो फिर ये समझ नहीं आ रहा है बात तो ना, क्योंकि अगर बाबर आजम भी है, रिजवान भी हैं और उसके ऊपर फिर आगा सलमान वो टीम में लेते हैं, तो फिर हमारी टीम जो है ना वो ओडीआई टीम ज़्यादा लगेगी और T20 टीम कम लगेगी। क्योंकि अभी जो T20 क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जाती है उसमें 200-250 तो बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है, और उसमें अगर आप वही एंकर प्लेयर्स लेके जाओगे तो 200-250 मारना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस लिहाज से आपको वो टीम तैयार करनी है जिसमें जो प्लेयर्स हो इम्पैक्ट प्लेयर्स हों। जैसे फ़खर ज़मान आपको होना चाहिए था, आपने उनको नहीं खिलाया अलबत्ता, लेकिन उनको होना चाहिए था। फिर आपके पास साइम अयूब को होना चाहिए था, बल्कि आकिब जावेद जो हैं हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो सिलेक्शन कमेटी में आने से पहले क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि साइम अयूब और फ़खर ज़मान को T20 में ओपन करना चाहिए। लेकिन जब वो अब सिलेक्शन कमेटी में आए तो उनका बिल्कुल शायद माइंड चेंज हो गया, और अब वो फ़खर ज़मान ना ही टीम में नज़र आ रहे हैं, ना ही साइम अयूब टीम में नज़र आ रहे हैं। तो फिर आप जो टीम बना रहे हो वो ओडीआई टीम ज़्यादा लगेगी ऐसे। बेशक सलमान अली आगा अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और पीएसएल में भी उन्होंने परफॉर्म किया, और अगर बाबर रिजवान नहीं हो फिर तो उनको टीम में रखा जा सकता है सलमान अली आगा को। लेकिन अगर दो प्लेयर ऑलरेडी एंकर प्लेयर हैं हमारे पास, बाबर और रिजवान, लेकिन फिर सलमान अली आगा की शायद जगह ना बने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पीसीबी है उन्होंने कैप्टन रिजवान को बनाया हुआ है और वाइस कैप्टन सलमान अली आगा को बनाया हुआ है, और बाबर आजम तो वैसी टीम में खेलेंगे, तो 3 प्लेयर एंकर प्लेयर साथ खेलेंगे, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही कि किस बेस पे इन्होंने डिसीजन बनाया। या तो रिजवान को सिर्फ ओडीआई का कैप्टन बना देते, या सलमान अली आगा को सिर्फ ओडीआई तक मैं तो देखते वाइस कैप्टन, लेकिन 3 प्लेयर एंकर प्लेयर आपने एक साल रखे हुए T20 में, ये बात समझ नहीं आ रही। तो ये वही बात हो गई, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कह रहा था कि शायद ज़्यादा वर्किंग पीसीबी ने नहीं की, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही है। अगर पीसीबी वर्किंग सही से करता तो उनको समझ आता है कि जो T20 क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। अब जो प्लेयर होते हैं T20 के वो ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर होते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर होते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट आप देखें उठा के, उनकी क्या स्ट्राइक रेट होती है। फिर सॉल्ट जैसे प्लेयर होते हैं आजकल T20 में। ऐसे नहीं क्रिकेट खेली जाती कि आप जो ओडीआई और टेस्ट के बैटर्स हैं आप उनको T20 में खिलाओ, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो ज़्यादातर जो डिसीजंस पीसीबी ने लिए हैं उनकी कोई समझ नहीं लग रही, उनको कोई लॉजिक उनकी कोई लॉजिक सामने नहीं आ रही, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जो सारा सवालात हैं वो बनते हैं आकिब जावेद से, क्योंकि अभी जो डिसीजन बना रहे हैं वो आकिब जावेद ही बना रहे हैं, और आकिब जावेद ने अभी जो डिसीजंस बनाए हैं टेस्ट मैच में भी और अभी भी ओडीआई में भी और T20 में भी, तो काफ़ी बोल्ड डिसीजन देखने को मिले। बोल्ड डिसीजन इन द सेंस कि इन्होंने जो डिसीजन बनाए हैं वो अपने पर्सनल ग्रजेस पे बनाए। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि पर्सनल ग्रजेस देखी हमें, हम बाबर आजम के अगेंस्ट उनकी पर्सनल ग्रज थी, उनको भी उसमें टीम से निकाल दिया था। फिर अभी उनको बाबर आजम को टीम में लेकर आए हैं, मगर ये बाबर आजम के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको सही से रेस्टिंग का टाइम ही नहीं दिया और फ़ौरन से लेकर आ गए, तो फिर दोबारा तनकीद होना शुरू हो जाएगी बाबर आजम पे। और फिर आपने सऊद शकील को निकाला, तो सऊद शकील के बारे में भी आकिब जावेद पहले ये कह चुके हैं कि सऊद शकील के छोटे छोटे हाथ हैं, वो तो भाई उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उनको लाहौर कलंदर में तो कभी भी वो टीम में लेंगे ही नहीं, चाहे उनको मौका मिल भी जाए लेकिन फिर भी वो टीम में नहीं लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी हाइट है उनकी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि हमें सऊद शकील टीम में नहीं दिखा। और हमें देखने को मिला हारिस रऊफ, हमें देखने को मिला अहमद दानियाल, हमें देखने को मिला जादाद खान, और कलंदर्स के प्लेयर हैं ये सारे। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि बुरे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर होंगे। हारिस रऊफ की फॉर्म नहीं है अभी, उनको टीम में लेकर आना सही डिसीजन नहीं है, लेकिन अहमद दानियाल और जादाद खान का मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा डिसीजन तो है लेके आना। टीम में लेके आने की जो वजह है वो क्या है, क्या परफॉर्मेंस, क्या टैलेंट वजह है उनकी, या फिर सिर्फ लाहौर कलंदर के वो प्लेयर हैं तो उनको टीम में लेकर आ गए, ये वजह है। अगर दूसरी वाली वजह है, मतलब लाहौर कलंदर की वजह से कि लाहौर कलंदर वो फ्रेंचाइज से खेलते हैं, उनकी अपनी फ्रेंचाइज से खेलते हैं, तो आप जो है वो टीम में लेकर आ रहे हैं, तो ये अगर ये वजह है तो ये बहुत ही गलत बात है। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, आप ये बना रहे हो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, प्रोफेशनल क्रिकेट टीम बना रहे हो,
आप जो है वो ऐसे नहीं किसी को सिलेक्ट करेंगे कि अगर इसका रीजन जो है वो मेरे रीजन से ये खेलता है तो मैं इसको जो है वो टीम में ले लूँ, या मेरी क्लब से खेलता है, मेरी फ्रेंचाइज से खेलता है तो मैं इसको टीम में ले लूँ। तो ये जो डिसीजन है, तो इस बेसिस में टीम नहीं बनती, वो भी पाकिस्तान की टीम है, पूरे पाकिस्तान की टीम है। आप ऐसे जो बायस्ड डिसीजन है वो नहीं ले सकते। जो पाकिस्तान के लिए आप डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल अनबायस्ड होने चाहिए। मतलब जो आपकी मतलब 0% बायस्ड होने चाहिए। अगर हल्का फुल्के भी बायसनेस है टीम में तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल मेरिट पे डिसीजन लेना है और परफॉर्मेंस देखनी है प्लेयर की, उस बेसिस में डिसीजन लेना है। लेकिन आकिब जावेद शायद उस बेसिस में नहीं ले रहे डिसीजन। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन बस उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करे ऑस्ट्रेलिया में जाके, और जो नए प्लेयर्स हैं उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने खिलाया, जो यंग प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बल्कि फैसल अकरम और सुफियान मुकीम को भी मौका दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो हसीबुल्लाह को भी एज अ बैकअप वो लेकर गए हैं। तो उम्मीद है कि जो है वो अच्छी सीरीज़ रहे, और रिजवान के लिए एक पहली सीरीज़ है, तो देखते हैं कि कैसी रहती है उनकी कैप्टनसी, और पाकिस्तान का क्या जो है वो सिलसिला और क्या पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत पाती है कि नहीं। तो ऐसे प्लेयर भी हैं जिनके बारे में मैंने बात नहीं की, लेकिन उनको टीम में शामिल करने का जो डिसीजन है वो भी अच्छा डिसीजन है। अगर हम बात करें उस्मान खान और तैयब ताहिर, उनको भी टीम में शामिल करने का जो डिसीजन है वो अच्छा है। उस्मान खान यूएई छोड़ के हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए खेलने के लिए वो आए, और वो हमारे लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो खेलने के लिए आए। तो दैट मीन्स के उस्मान खान को मौका देना चाहिए। बेशक वो के T20 वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनको फिर भी और मौका देना चाहिए। ऐसे मतलब उनको एक परफॉर्मेंस उनकी देख के, एक टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। मतलब ऐसे उनको ये नहीं कि परफॉर्म नहीं करे चलो भाई टीम से बाहर कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। पूरा मौका दें उनको, देखें कैसा खेलते हैं। चैम्पियंस कप में हमने देखा अच्छा खेला उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, और PSL में भी हमने देखा उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। तो कोई ना कोई टैलेंट तो होगा, कोई ना कोई बात तो होगी कि उन्होंने इतना अच्छा खेला। हो सकता है वो पाकिस्तान कंडीशन में अच्छा खेलते हो, लेकिन फिर भी उनको देखना चाहिए और मौका देना चाहिए। और तैयब ताहिर के लिए भी सेम है। तैयब ताहिर को आपको बहुत पहले उनको टीम में ला देना चाहिए, बहुत पहले तैयब ताहिर को टीम में मौका देना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, और तैयब ताहिर को फाइनली अब मौका मिला है, लेकिन जिम्बाब्वे की सीरीज़ में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टीम बनी है, फाइनल हमारी जो टीम बनी है, तो ये जाके अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन फिर भी जो ये डिसीजन लिए गए हैं, इनका सवाल का जो है जवाब दे PCB, क्योंकि अभी तो कोई जवाब नहीं दिया PCB ने सही से, और जो सिलेक्शन हुई है उस पर कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिए। मगर फ़खर ज़मान का जो उन्होंने जवाब दिया है वो सही नहीं दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जो फ़खर ज़मान है वो बाबर आजम पे ट्वीट उन्होंने जो की है उसकी बेसिस पे बाहर हैं, लेकिन जो असल रीज़न है फ़खर ज़मान का टीम से बाहर होने का मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो है जब उन्होंने कनेक्शन कैंप में, जो कनेक्शन कैंप आपको पता है चैम्पियंस कप के बाद हुआ था, उसमें फ़खर ज़मान ने जो बड़े ऑफिशियल्स थे PCB के उनको टारगेट किया था। उस बेसिस में शायद फ़खर ज़मान के अगेंस्ट जो है वो ये एक्शन लिया गया और उनको टीम से बाहर किया गया है। लेकिन लेट्स होप फ़खर ज़मान कम बैक करें, PCB इस चीज़ को नोटिस करे, और ये जो सारे सवालात मैंने पूछे हैं, जो सारी चीज़ें मैंने इस पॉइंट्स को रेज़ किया है, ये PCB इसका जवाब दे। क्योंकि जो आपने ये सिलेक्शन में जो ये मसले हुए हैं उनको ठीक भी तो करना है, क्योंकि जो गलती की है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम जो गलती की है उसको हाईलाइट करें, ताकि PCB उन चीज़ों को देखे और इम्प्रूव करे। लेकिन अगर PCB अपनी गलती को नहीं देखता और उसको इम्प्रूव नहीं करता, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो ये जो स्क्वाड PCB ने अनाउंस किया है, इसमें कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए थे, कौन कौन से प्लेयर नहीं होने चाहिए थे, ये सब आप कमेंट पे मेंशन करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।